नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार, तो क्या बिहार एक बार फिर से विकास के रास्ते पर और नई नई उपलब्धियां हासिल करेगा क्या? और बिहार का जो नया मंत्रिमंडल है उसका स्वरूप कैसा है? क्या कुछ बदला गया है पिछली बार से? क्या कुछ जारी रखा गया है? और क्या कुछ दृष्टि है एनडीए की? और दूसरी तरफ यह भी कि विपक्षी गठबंधन इस पूरी प्रोसेस को किस तरह से ले रहा है, इस पर बात करेंगे। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि जो एक के बाद एक लगातार हार मिल रही है, इससे क्या जो इंडी गठबंधन, विपक्षी इंडी गठबंधन है, वो टूट के कगार पर है। क्योंकि महागठबंधन में बिहार में हाहाकार है और इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, महाराष्ट्र से लेकर हर जगह तक कहीं वो अलग हो रहा है। क्या पार्टियां अलग हो रही हैं? इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि एसआईआर के खिलाफ क्या कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ नेता और कुछ वर्ग हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। कोई मौत हो, कोई आत्महत्या हो, उसको जोड़ दे रहे हैं एसआईआर के साथ। और खबर क्या आ रही है? खबर उल्टी आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व जिनको अपना नाम कटने का डर है, वो शायद बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। तो इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। 3 महिला और युवा चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल। लंबित मामलों में राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही निर्णय। कहा, बिल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निश्चित नहीं की जा सकती निर्णय की समय सीमा, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रोक सकेंगे बिल। पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है एसआईआर का असर। कई मतदाताओं का नहीं लग रहा है पता। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से लेकर 30% मतदाताओं को बीएलओ ढूंढ ही नहीं पाए। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले जाने का बनाया मन, तो उद्धव ठाकरे ने कहा, एमबीए छोड़ना साबित होगा कांग्रेस की भूल। और आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों का विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा एजेंडा कहां से? बिहार से। क्योंकि वहां पर नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार का स्वरूप क्या है, आगे क्या विजन है और क्या कुछ खास है, इसी पर बात करेंगे कि फिर से नीतीश, फिर से विकास क्या? ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार में शानदार जीत के बाद एक भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बनकर बिहार में एक नई सियासत का नीतीश कुमार ने संकेत दिया था, लेकिन उनकी सरकार उस समय सिर्फ 8 दिन ही चल पाई थी। लेकिन 2005 की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करते रहे। यानी सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार ने कभी जनाधार बढ़ाने की चिंता नहीं की। बिहार को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प उन्हें देश में अग्रगण्य मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल करता है। नीतीश के इस शानदार सफर में बीजेपी का भी साथ उनको मिला, जो उन्हें बिहार को संभालने में बीजेपी ने भरपूर मदद की। बीजेपी ने उनके नेतृत्व में समता पार्टी के दौर से ही भरोसा जताया। यानी अटल जी नीतीश को बिहार के नेतृत्व के लिए जब उन्होंने अटल जी ने चुना, तो बीजेपी आज भी उस संकल्प को आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर नीतीश, तो एक बार फिर
उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं डेप्यूटी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात की। राजनीतिक समीक्षक मंत्रिमंडल की सूची में हालांकि जातीय समीकरण को भी तलाश रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार की यह प्रचंड जीत विकास की आकांक्षा में सभी वर्गों का समर्थन है। यह आकांक्षी बिहार की जीत है, ये पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सामाजिक कल्याण की जीत है। तो जाहिर है कि जितनी बड़ी जीत उतनी ही बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी। तो जो इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें कुछ हाईलाइट भी हैं। श्रेयसी सिंह जो कि एक युवा महिला है, जमुई से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। तो उन्होंने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री भी हैं और शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। तो ऐसे चेहरों को अब आगे लाया जा रहा है। और लोजपा रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीत के लिए मोदी फैक्टर को सबसे प्रभावी बताया। MY समीकरण की ये सरकार है। यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा, युवाओं का भी। जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है इस बार का। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ मनीष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में अजय वर्मा जी भी जुड़ेंगे। इस पर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे लगातार जो हार चल रही है इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, और महागठबंधन किस तरह से क्या टूट के कगार पर है और उसका असर क्या देश भर के इंडी गठबंधन पर पड़ रहा है। इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। लेकिन उससे पहले बिहार में जो सरकार का नया स्वरूप है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो इस बार बिहार की नई सरकार का स्वरूप है उसमें क्या कुछ खास है। और साथ में मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ, दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पहले विनोद जी आपके पास आता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, और बधाई पहले आपको दे देता हूं भाई, क्योंकि जिस तरह से आपकी बम्पर सरकार, बम्पर जीत है, और उसके बाद कुछ इस बार बदला बदला चेहरा भी दिख रहा है मंत्रिमंडल का। आता हूं आपके पास विनोद जी, नया जो स्वरूप है मंत्रिमंडल का, कितना नया है, कितना अलग है पिछली बार से? क्योंकि वैसे देखिए अभी तो 26 लोग, वैसे कुल कैपेसिटी जो है 36 की है, यानी अभी भी 9-10 की गुंजाइश है। नीतीश जी, अब निखिल जी, अभी जो लाल जी आपने पढ़ा कि फिर नीतीश फिर विकास, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की भी एक जिद है कि फिर नीतीश फिर विकास। तो विकास के एक नीतीश पर्याय बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में जिस तरह से एक प्रचंड जीत आप ये देखते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी को एक प्रो इनकम्बेंसी के सामने में लाके जी, ये भी आने वाले समय में जो राजनीति के जानकार और स्टूडेंट हैं उनको समझने की जरूरत है कि हर समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। और वो भी प्रो इनकम्बेंसी 1-2 साल के नहीं, 20 साल के।
तो ये 20 साल के प्रो इनकम्बेंसी लेके इतना शानदार का जो इलेक्शन रिजल्ट है और इतनी शानदार उपलब्धि के साथ में इस सरकार का शपथ ग्रहण तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तो है ही। ये भी जानने की जरूरत है लाल जी कि जब कभी हम लोग चर्चा करते हैं नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार पहली बार विधायक में इलेक्शन लड़ा तो हार गए थे। 2 बार नीतीश कुमार अपने ही हरनौत से वो जीत का इलेक्शन लड़ते थे और 2 बार हारे और 2 बार जीते। लेकिन वही नीतीश कुमार है जिसको बिहार के लोगों ने किस तरह से एक्सेप्ट किया कि आप वो देखिए कि लगातार वो 2005 से 2020 तक कंटिन्यू वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। पटना गांधी मैदान में 4 बार उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया है जी। और इस तरह के आयोजन बिहार में एक तरह से आप कहें कि इतिहास है। इतने लंबे दौर में बिहार में इस तरह के स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का गवर्नमेंट लोगों ने नहीं देखा था। लालू यादव के उस 15 साल के ऊपर पहले आप कांग्रेस के रीजन में दें तो पता ही नहीं चलता था कब चीफ मिनिस्टर आए और कब चीफ मिनिस्टर गए। और वो दौर जब फिर लालू यादव के समय में 15 साल उनका रहा, उनका आभा मंडल में बिहार किस तरह से रहा वो सब जग जाहिर है जी। लेकिन उसके बाद जो नीतीश कुमार ये कंटिन्यू अपना बनाए हुए हैं, मुझे लगता है ये नीतीश की जीत है या बिहार की जीत है, ये बात तो समझनी पड़ेगी। लेकिन इस जीत का श्रेय अगर आप कहें तो मुझे वो भी लगता है कि लोगों ने जनमानस में लीडरशिप को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो पूरे देश में जिस तरह का एक रिस्पांस दिया है और नीतीश के काम को दिया है, मुझे लगता है कि ये प्रचंड जीत इतना मामूली नहीं है कि आप इसको इतने सामाजिक समीकरण की बात जब लोग करते थे और उसके बाद भी इस जीत को किस तरह दिखाते थे और ये जीत जो है तब आपके सामने में है और इस प्रचंड जीत का ये शपथ ग्रहण है, तो मुझे लगता है कि बिहार ने वाकई में इतिहास रचा है। बिल्कुल, आगे जिस तरह का स्वरूप है जाहिर सी बात है चुनौती भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो बिहार के मंत्रिमंडल का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, शैलेंद्र किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखा, क्योंकि ये बड़ा मिक्स्ड सा लग रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री रिपीट हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं जो वो मंत्रिमंडल में रिपीट हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं। तो जिस समय ये तय किया गया, क्या कुछ ध्यान में रखा गया? देखिए 3 प्रमुख बातें हैं लालचंद्र। पहली तो आप जिन रिपीट चेहरों को देख रहे हैं और जिन अनुभवी चेहरों को देख रहे हैं, उनमें जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की संख्या उन अनुभवी चेहरों में ज़्यादा है। आप देखें कि श्रवण कुमार हो या फिर तमाम जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल मंत्री पद की शपथ ली है। 14 नए चेहरे हैं। और जो कोर वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है बीजेपी की या जेडीयू की, उसमें आप देखें कि अति पिछड़े वर्ग से तमाम आप मंत्री देख रहे हैं जो बनाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सभी समाज सभी वर्गों से जगह दी गई है। आप मंगल पांडे को देख रहे हैं तो रमा निषाद नया चेहरा, आप इसकी उम्मीद थी, चर्चा हो रही थी कल से कि क्या वो अभी जीत कर ही आई हैं, लेकिन क्या उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन निषाद समाज को एक संदेश देते हुए रमा निषाद को बनाया गया। हम जानते हैं कि आप देखें श्रेयसी सिंह दूसरी बार जीत कर आई हैं, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बेटी है और उनको महिला और होने का और साथ ही साथ युवा चेहरा होने का एक फायदा मिला। शूटिंग की तो खिलाड़ी हैं, आपने खुद ही बताया। और तीसरा लेसी सिंह, तो 3 महिला आप मंत्री देखते हैं। और बाकी आप पूरी लिस्ट देखें तो क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, अति पिछड़ा समाज से खूब जगह दी गई है। तो वही रामकृपाल यादव जैसे अनुभवी नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इस बार बहुत कठिन सीट से जीत कर आए दानापुर से, उनको जगह दी गई है। तो अनुभव भी दिखता है। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, ये सारे के सारे पिछले सरकार में बीजेपी कोटे से थे, इस बार भी वो जगह पाए हैं। तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वो चेहरे बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं, तमाम अनुभवी चेहरे देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल में है। लेकिन तकरीबन आधी कैबिनेट, क्योंकि अभी आप 27 देखें तो उसमें आधी नए चेहरों की है और गुंजाइश आगे भी रखी गई है। चूंकि 36 हो सकते हैं तो आगे हो सकता है कि बीजेपी कोटे से कुछ तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 मंत्री भविष्य में और बनेंगे। जेडीयू कोटे से शायद 1 मंत्री और बनेगा और एलजेपी से 1 मंत्री और बन सकता है, क्योंकि 6 पर 1 का एक आंकड़ा रखा गया था। तो उस हिसाब से सिर्फ 2 मंत्री अभी
लोजपा रामविलास पासवान से बनाए गए। तो चेहरे आप अगर देखें तो सामाजिक संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है और सभी वर्गों को भागीदारी देने की कोशिश है। राजू तिवारी या फिर आप बात करें मंगल पांडे की या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की, या फिर जो नए चेहरे बनाए गए जिनकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें तमाम नाम है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उससे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया गया, सबसे युवा उम्र के मंत्री। सबसे युवा उम्र के विधायक तो मैथिली ठाकुर हम जानते हैं, सबसे युवा उम्र के मुख्यमंत्री भी मंत्री भी बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह का एक संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है और सभी दलों को जगह दी गई है जो गठबंधन के सहयोगी है। शुक्रिया शुक्रिया आपका। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि शैलेंद्र बता रहे थे कि जो अनुभवी चेहरे और वो इसके साथ साथ नए चेहरे को, उसी के साथ साथ मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी, और उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें आपको नहीं भूलना चाहिए ये एस्पिरेशनल बिहार की एक जीत है, आकांक्षी बिहार की ये जीत है। और आकांक्षी बिहार जो इस समय में ये जीत का ये परचम बीजेपी और एनडीए जेडीयू के इस हाथों में दिया है, तो डेफिनेटली आप ये मान सकते हैं वो आकांक्षी बिहार का एक सपना है। बिल्कुल। और वो सपना है उसके विकास का, वो सपना है कि ये कंटिन्यूटी भी चले लेकिन साथ साथ बिहार का वो विकास भी हो। और इसके साथ में अभी आप तेजस्वी यादव ने जो प्रतिपक्ष के नेता है उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं इस सरकार को और नीतीश सरकार को और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने याद दिलाया है कि आपने जितने वादे किए हैं लोगों से, कम से कम उस वादे को कभी भूलिएगा मत, उसे याद भी रखिएगा। ये भी उनका कर्तव्य है, ये भी उनका कर्तव्य है। तो ये बात मुझे तेजस्वी यादव ने जिस तरह आज ट्वीट में अपने ट्वीट से इस बात को बताया है, ये प्रशंसनीय है। बिल्कुल, क्योंकि ये मंत्रिमंडल बनने के साथ में आकांक्षी बिहार की उसका जो सपना है, वो जो बिहार ने इनसे उम्मीद की है, मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये मंत्रिमंडल को लेके नीतीश कुमार किस तरह से उस आकांक्षी बिहार के सपने को पूरा करेंगे, ये भी देखना अभी बाकी। बिल्कुल, लेकिन सभी की नजर रहेगी और ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी नजर रखे, विपक्ष भी चेताए कि आपने ये वादा किया था उसका क्या हुआ। तभी तो लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो लगातार हार मिल रही है विपक्षी गठबंधन को, तो क्या इससे दरार, इससे तकरार, इससे रार विपक्षी गठबंधन में बढ़ रही है क्या? इस पर बात करेंगे क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्या लगातार हार की वजह से इंडी गठबंधन में दरार पड़ रहा है क्या, क्योंकि ऐसी खबरें देश के कई राज्यों से आ रही हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि बिहार में महागठबंधन में हाहाकार है, तो क्या इंडी गठबंधन से कट रहे हैं लोग, पार्टियां अलग अलग जगहों पर। दरअसल बिहार में एनडीए की शानदार वापसी के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। ये खबर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार से शुरू हुआ इंडी गठबंधन भी क्या यहीं से खत्म हो गया है? ये इसलिए कहना याद कीजिए, नीतीश कुमार ही उस समय थे इंडी गठबंधन के निर्माता। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बिहार में भारी शिकस्त के बाद एकला चलो का नारा बुलंद कर सकते हैं क्या, या फिर सोनिया गांधी का जो सबका साथ लेकर चलने का फॉर्मूला है उसी पर राहुल गांधी भी कायम रहने वाले हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय समीकरण के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़कर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ाना चाहा, सफलता मिली नहीं।
बिहार में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली से लेकर वोटर अधिकार यात्रा तक करती रही, लेकिन सिर्फ 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी गठबंधन में रहकर कांग्रेस को कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इसके बाद अब बिहार, ये लगातार हार हो रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को बदलने वाली है? और याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों से पीछा छुड़ाने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो समीक्षा बैठक है उसमें जोर इस बात पर भी रहा कि हार का ठीकरा कहीं राहुल गांधी के सर पर ना आ जाए, किसी दूसरे पर डालो। तो जाहिर है कि एसआईआर में हार की वजह ढूंढी जा रही थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में एक दूसरे नेता पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव में हारने का ठीकरा अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। पार्टी के 43 नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता तक शामिल हैं, उन पर कांग्रेस को चुनाव में हराने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर का दावा है कि इंडी गठबंधन की हार की मुख्य वजह आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव था। तारिक अनवर शीर्ष नेतृत्व के चुनाव प्रबंधन और चुनाव प्रचार को हारने की मुख्य वजह मानते हैं। बिहार के बाद उधर 2025 में ही एक और चुनाव है, महाराष्ट्र में बीएमसी, उस पर सभी की नजर है, बीएमसी चुनाव पर। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुंबई महानगर का चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के बगैर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है या कह रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बीएमसी चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं आना चाह रही है। समीक्षा बैठक में राज्यों में सहयोगी दलों पर विचार परिस्थिति के अनुरूप तय होगा, लेकिन इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया है, ऐसा लग रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत के बीच कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी को छोड़ना एक नई सियासी हलचल को पैदा कर रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मुंबई में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव में जाना चाहती है। मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि ये तो कांग्रेस का आत्मघाती कदम होगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम या उत्तर भारत के रहने वाले लोग कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं करते, बल्कि वो महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की गलतफहमी है कि ये वोट उनका है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही कह चुकी हैं कि इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं लिया। अभी सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस को केरल में जाना है, और तो फिर इंडी गठबंधन का आधार कहां और कितना रह जाता है और क्या रह जाता है, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हार का दोष तो एक दूसरे के सिर डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर सांसद ने कहा कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। किसी भी चुनाव के हारने के पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता है, कई रीजंस होते हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जो पार्टी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी रही, वो भी एक इशू था। और हमको लगता है कि आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण होगा, पूरे चुनाव का विश्लेषण होगा कि कहाँ हमसे कमी हुई, कहाँ गठबंधन से कमी हुई। अगर इस तरह के कोऑर्डिनेशन की कमी है तो महाराष्ट्र में अकेले कैसे लड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कह रही है। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयान के कारण महाविकास आघाड़ी को नुकसान होता है। ये हुसैन दलवाई, ये राशि दलवी, ये दिग्विजय सिंह और ये क्या नाम है उसका, वो जो मणिशंकर अय्यर, इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस जब जब मेहनत करती है, राहुल गांधी जी जब जब देश की बात करते हैं, ये 4-5 नेता आके जहर घोलने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है कहीं न कहीं, और फिर उसका खामियाजा पूरे महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस जो बैठक करके जो कुछ बातें कह रही है, उस पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस तो सिर्फ राहुल बचाओ पार्टी बन गई है। The Congress party still doesn't understand why people in Bihar have given them a resounding message. The Congress party is no longer a political party interested in the progress of India or any Indian. Congress party has become a family bachao abhiyan.
Congress party has become a Rahul Bachao Samaj. So I don't blame the Congress party for not knowing what is correct and what is wrong, because that is not their focus and that is certainly not their capability. सिर्फ विरोधी ही नहीं, अपने लोग भी अब कांग्रेस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को डुबा रहा है। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुन कर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर से भी इंडी गठबंधन, महागठबंधन, सब जगह के अंदर से महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, उनके अंदर से भी अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या लगातार हार से इंडी गठबंधन दबाव में है और क्या वो टूट के कगार पर है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष पांडे, भाजपा के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका भी, नमस्ते। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या लगातार हार के बाद दो तरह का संकट है? एक तरफ देखिए तारिक अनवर जैसे नेता सीधे बयान दे रहे हैं कि ये तो एकदम कोऑर्डिनेशन की कमी है कांग्रेस में, दूसरी तरफ जो सहयोगी दल है वो भी हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, और इस बीच कांग्रेस कर रही है कि हाँ बीएमसी चुनाव में हम अकेले जाएंगे। ममता बनर्जी का कह रहे हैं लोकसभा चुनाव तक ही था, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी सीटें नहीं दी थी, तो लोकसभा चुनाव तक भी कहाँ था साथ इंडी गठबंधन का, तो विधानसभा में देने का बिल्कुल मन नहीं बना रही है। क्या कुल मिलाकर के जिस इंडी गठबंधन की स्थापना नीतीश जी ने की थी, वो इंडी गठबंधन नीतीश जी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही समाप्ति की ओर जा रहा है क्या? लाल जी, बहुत बढ़िया आपका ये विश्लेषण है। इम्पोर्टेंट ये है कि नीतीश जी के साथ ही या नीतीश जी के बाद ही, इसके बाद लेकिन देखिए कि बिहार चुनाव के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव आज ही देश में कोई है जी, तो वो बीएमसी का चुनाव है। तो मुंबई महानगर पालिका कॉरपोरेशन का चुनाव अपने आप में आप कह सकते हैं कि किसी राज्य से ज़्यादा का बजट वाला है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसमें सबके अपने अपने दाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब तक जो रीजनल पार्टीज थी उसने इंडी गठबंधन को लिए नकारा था कि हम कांग्रेस से कभी अभी इस तरह के गठबंधन नहीं करेंगे। अलग अलग चुनाव में हमने देखा है जी, लेकिन ये पहली बार है कि कांग्रेस की समीक्षा की बैठक के बाद से ये बात तेज हुई है कि अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को आगे नहीं ले जाना चाहती। अब ये चीजें साफ मुंबई के इस महानगर पालिका के बीएमसी के चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे एक तरह से उनके जो वहां के नेता हैं उन्होंने एलानिया तौर पे कहा कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी अकेले जाएगी। ये भी बात तय है कि कांग्रेस पार्टी की उसमें एक बड़ी भूमिका है और शिवसेना की। महाराष्ट्र वहां पे एनसीपी की कोई ज्यादा इतनी अहमियत नहीं है जी। पिछले चुनाव का भी आप ये देखें कि वहां पे बीजेपी और शिवसेना उद्धव जो एक साथ में थे उन्होंने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी, तब भी कांग्रेस ने 34-35 सीटें ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए कि वो महाविकास अघाड़ी को क्यों ढोए, जिसमें एक राज ठाकरे भी अब शिवसेना के साथ फैक्टर है। तो राज ठाकरे जब से आए हैं तब से कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि ये गठबंधन को साथ ले चलने का एक नुकसान भी कांग्रेस को है। आज अगर जो बिहार में ये बात हो रही है, तारिक साहब जो बात कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस को पता नहीं कितना जमेगी या नहीं जमेगी, लेकिन वो सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि हार के जितने भी कारण ढूंढे, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो वो भी है, मैनेजमेंट भी है, कोऑर्डिनेशन भी है कि आपने कोई कोऑर्डिनेशन बजाय आपने सीधे सीधे पूरा चुनाव तेजस्वी के ऊपर में छोड़ा था, एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, और कांग्रेस पार्टी का लगभग हर वो कार्यकर्ता और हर आदमी एक तरह से तेजस्वी यादव पे निर्भर हो गया। तो सवाल ये है कि ये जो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे लगता है क्या इसका आभास प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एनडीए का बड़ी जीत के बाद एक रैली अभी यहाँ बीजेपी ऑफिस में कहा था, में दिया था। तो बीजेपी ऑफिस में कहा था कि भाई ये पार्टी एकदम मुस्लिम लीगी और एक माओइस्ट का जो एक बनके अब वो दूसरे अपने जो रीजनल सहयोगी है उससे
उससे भी पीछा छुड़ाने वाली है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी क्या अपने सहयोगी से पीछा छुड़ा रही है? ठीक है, ये बात तो अब देखने की है। लेकिन अजय जी, जो बाहर के विरोधी हैं वो कहें तब तो ठीक है, चलिए चलता है राजनीति में, लेकिन अभी देखिए तारिक अनवर जी की बात सुनवाई, वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हाँ, कुछ दिन पहले शकील अहमद जी कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे, आपके कई बार सांसद रहे हैं, सारे लोग अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। अजय जी, क्या कोई गंभीर आत्ममंथन चल रहा है कांग्रेस में कि जब कभी भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पाता, और क्यों नहीं क्लिक करता? बिहार में देखिए उदाहरण सामने है, क्या इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है क्या? देखिए लालचंद जी, कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप को जगह नहीं है। लोग कहते कुछ हैं। सबसे पहले तो मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं और उनके मंत्रिमंडल को, जो गठन हुआ है अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। मोदी जी, चूंकि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और वो देवताओं के राजा हैं, उनको बधाई देने से कोई फायदा नहीं है। भाई, देवता तो आशीर्वाद देते हैं, तो मोदी जी ने आशीर्वाद दिया ज्ञानेश कुमार जी को, और उनके सहयोग से आ गए अपने अभी अब भाई आप सुनते हैं नहीं, बिना ज्ञानेश कुमार से आप लोगों का कुछ हजम नहीं होता है कि इन दिनों विनोद जी सुन लीजिए, सर मैं सुन रहा हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, बताइए लालचंद जी। विनोद जी जो है जल थल वायु तीनों लोगों की पत्रकारिता करते हैं, बहुत बड़े पत्रकार, अच्छा चलिए विचारक, चलिए अभी थल की पत्रकारिता कर, अब यही कीजिए सर। सुन लीजिए, देवताओं के भी, राक्षसों के भी और मनुष्यों के भी, ये तीनों की पत्रकारिता करते हैं, तो हम तो इनको नमन करते हैं। इनके विचार अमूल्य, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं ये। तो इनके विचार जो अमूल्य हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद चर्चा करते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि देखिए, हर तारिक अनवर साहब हमारे बड़े पुराने नेता हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था 82 में। मैं तारिक अनवर साहब को अपने साथ गुलाब की एक बुलंदशहर में जगह है जी, फजले मसूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, एक संस्था थी उसके, और तारिक अनवर साहब इंदिरा जी की मूर्ति का एक अनावरण एक पार्क में हमने इनके हाथ से कराया। और जब से, हालांकि बीच में एक बार ये नारदत्त तिवारी, तारिक अनवर साहब और कुछ लोग चले गए थे प्रणब मुखर्जी के साथ, जब वो दूसरी कांग्रेस बनी थी, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में भी गए थे, एनसीपी में भी शरद पवार के जी। तो इनका मैं बता रहा हूँ कि देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन पुट्टी छवा, मतलब अपने पास निंदक जरूरी रखनी चाहिए, ताकि पता तो चलता रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कमियां है, उनका सुधार करना चाहिए। अब हार जीत तो देखिए, इसी ने 1,04,08, 1,04,22, जो 1 लाख का जादुई आंकड़ा है, विचार करने योग्य बातें हैं। बार है जिसमें 2 डिप्टी सीएम या सहयोग है या प्रयोग है, तो पता नहीं, हो सकता मशीनें भूल गई हो। 1,04,800, कुछ फोटो सहित है, आंकड़े सहित हमने डाला है, सुप्रिया श्रीज ने डाला है, मैंने डाला है कि भाई ये देखिए, एक ही जगह 12 जगह अलग चुनाव है और वोटों का आंकड़न 1,04,408, 480, 422, 412। चलो, ये हो सकता है सहयोग हो, प्रयोग ना हो, लेकिन इसके ऊपर और भी चले जाइए। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बहुत बड़ा लेख अभी निकाला है, 23 ऐसे नेता जो अपोजिशन पार्टी के थे, जिसमें अब कुछ भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर मुख्यमंत्री, एमपी, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा बन गए हैं। बहुत उसमें बड़ा अजीब से तरह का लेख लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, हो सकता है विनोद जी ने पढ़ा हो। 23 लोग, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, इस तरह के सारे लोग हैं। अब बिहार चुनाव का जहां तक बात है, मैं तो ये कह रहा था, मेरा सुझाव पता नहीं माने या ना माने, तेजस्वी माने, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेसी आदमी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, वोट देता हूँ और सरकार में जो मेरा सहयोग होता है वो करता हूँ, पार्टी के लिए जो आदेश निर्देश होते हैं करते हैं। देखिए, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो 35 हम लोग जीते हैं, ये इस्तीफा दे दें, उसका कारण है, पता नहीं मशीनों से ज्ञानेश जी से कौन सी गलती हुई कि वो 6 जो कांग्रेस को दिए, 25 जो दिए, वो भी ले लेते, इनकी क्या जरूरत थी, क्योंकि चलनी चलानी तो किसी की कुछ है नहीं। अब लोकतंत्र में, लोकतंत्र का सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। वहीं पर 35 लोग इस्तीफा देंगे कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में भी? सर, नहीं, वहां तो हमारी मैंडेट की सरकार है, जब चुनाव आएगा, ये हुई ना बात, ऐसी मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। गप गप नहीं है सर। देखिए, परिस्थिति राजनीति में बदलती रहती है, आज कुछ है, कल कुछ है, बाहर पॉलिटिक्स और लव, इसमें हर चीज संभव है। ऐसे ही जैसे आज हम, आप कह रहे थे अभी विनोद जी के साथ, इंडिया गठबंधन का आज जरूरत है नहीं है, ये तो हमारा हाईकमान तय करेगा, कहाँ गठबंधन की जरूरत है, कहाँ
मिलके ठीक लड़े है, कहाँ मिलके तो नहीं उसी लड़े। तरह आप तय लेकिन- करेंगे कहाँ इस्तीफा देना है, कहाँ सरकार चलानी है ना? जी हाँ, ये हमारी क्या पार्टी की बात, रणनीति है। बहुत। मैं आपकी आप साफगोई का कद्र करता हूँ। लालचंद जी, आपके चैनल की रणनीति आप तय करते जी। हैं, आपकी डिबेट आप तय करते हैं, आपकी मैं अजय वर्मा कोई करेगा ये, ठीक है, हो सकता सहयोग किसी का मिलता मैं है, आपकी बात लेकिन- मान गया, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये बताइए फाइनल जब कर आप रहा हूं, ऐसा फाइनल। व्यवहार करेंगे जनता इसको किस तरह से देखेगी, बताइए जरा। नहीं, फाइनल करेंगे। जनता हाँ। को ये तो पता चलना चाहिए कि जो 272 लोगों से एक प्रायोजित चिट्ठी लिखवाई है, जो सरकार के वेतन भोगी, पेंशन भोगी, वो सरकार से पुलवामा पे सवाल नहीं उठाते, सरकार से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ इस पे सवाल नहीं उठाते, आरडीएक्स पे सवाल नहीं उठाते। अवार्ड वापसी गैंग को याद कीजिए अजय जी, अवार्ड वापसी गैंग को याद कीजिए आप। उसमें 16 जज हैं पूर्व जो कुछ ना कुछ पदों से ठीक है। नवाजे गए, 33 आईपीएस है ठीक है। जिनको सरकार की बांसुरी बजाते रहते ठीक हैं, है। बाकी ब्यूरोक्रेट्स है। तो ऐसे 272 चलिए, मैंने आपको कांग्रेस के कार्यक्रम- आत्ममंथन पर पूछा, लेकिन मुझे लगता है अजय जी, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो जो एक शेर है ना कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, मतलब मैं आता हूं और उसके बाद देखता हूं इसका क्या असर सर, ये महागठबंधन बहुत पर पुराना भी। शेर है, इसका नया वर्जन भी तो सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। पुराना शेर है, नया वर्जन मैं सुना रहा हूँ। एक सुनाइए सुनाइए। कि सच ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। हाँ, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, देखते हैं ये धूल कहां पर है। मनीष जी जरा बताइए, ये तो अभी भी मुझे लगता है कि बुरा जो है उन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, ये वो SIR, सब चीजों पर इनका जोर है। लेकिन इस बीच में जरा आप ये बताइए कि आपकी क्या रणनीति होगी। बिहार में नई सरकार बन गई है, आगे चल करके NDA की क्या रणनीति रहेगी कि कैसे इस नैरेटिव को काउंटर किया जाए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है। मुझे बड़ा खुशी हुआ सुन के कि चलिए कम से कम अजय वर्मा जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो इनकी बातों से आपके दर्शक भी बड़े आश्वस्त होंगे कि नहीं वाकई में कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को याद होगा जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ था और बिहार में विधानसभा की बात शुरू हुई थी, तो यही तेजस्वी यादव का बयान आया था कि अरे वो तो इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। और ये लोकसभा के चुनाव में कहते थे कि जो है बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस जो है वह राज्य में छोड़ दे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए और केंद्र में जो है वो अपनी यानी मामला ड्राइविंग सीट का था। ड्राइविंग सीट का था। मैं अजय वर्मा जी को इसलिए याद कराना चाह रहा हूं कि इन्होंने अभी कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जी। अब देखिए इनके साथ समस्या क्या है। बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में तो ममता दीदी ने इनका क्या हस्त्र कर रखा है वो सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है, इनका और वामपंथियों। ठीक है। अलग बात है कि SIR में जिस प्रकार से रिजल्ट आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी को इन लोगों के सहायता की जरूरत पड़े, क्योंकि बिल्कुल पूरा BLO को दूर दूर तक लोग मिल ही नहीं रहे हैं वहां पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो ममता जी थोड़ा नरम पड़ेंगी और पिछले वाली अलग अकड़ नहीं दिखाएंगी और शायद इन लोगों को साथ लेकर चले। शायद की बात मैं कह रहा हूं। यानी आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इतनी बैकफुट पर हैं कि अब उतना हार्ड रुख नहीं लेंगी, ये कह रहे हैं आप? ये तो दिख रहा है ना, मैं बोल नहीं रहा, ये दिख रहा है। SIR जाने के बाद यह दिख रहा है, जो परिणाम आ रहे हैं उससे वो दिख रहा है इनका। लेकिन अब इन लोगों को कांग्रेस की जरूरत क्यों है? जब क्षेत्र में राज्य में चुनाव है तो ममता दीदी को क्यों जरूरत पड़े कांग्रेस की? भाई वो वहां खुद सक्षम है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश क्यों देंगे? वो खुद सक्षम है। तो देखिए कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है कि सबको लग रहा है कि यह जो कांग्रेस है जी वह बोझ है और कांग्रेस को साथ लेकर क्यों चलना। ठीक है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो सबको कांग्रेस से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था। ठीक है। लग रहा था कि चलो इसी बहाने कुछ कर लें, लेकिन विधानसभा में लग रहा है कि कांग्रेस का जब कुछ है ही नहीं तो हम कांग्रेस को बोझ क्यों माने? यही वजह है। लौटता हूं। आप जी ठीक है। अजय जी एक लाइन का काउंटर कर लीजिए आप। अजय जी देखिए, बिहार में
आपने माना कि हम तो हार ही गए। अरे भाई, आप तो सर्वाधिक शक्तिशाली चुनाव लड़ रहे थे, आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं जनाब? आपके पास तो जल थल वायु तीनों सेना और सारे संसाधन और 8 आपके सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, प्रशासन, पुलिस, गवर्नर। फिर से नए आईने की तलाश, नए आईने की तलाश करना आप विनोद जी। ठीक है, आप दोनों रुकिएगा जरा, विनोद जी को लेकर आ रहा हूं। भीड़ देखकर आप क्यों थरथरा रहे हैं? रुकिएगा, आप क्यों थरथरा गए? आज इतना भव्य दृश्य जो दिख रहा था पटना में, वही तो एनडीए की मजबूती है। अधीर रंजन चौधरी जी की बातों को भी याद कीजिएगा अजय जी। अजय जी, अधीर रंजन चौधरी जी की बात को याद कीजिए। विनोद जी को एक मिनट, आप दोनों रुकिएगा जरा। अजय जी, आपका हमारा डिस्कशन में आज आपने बहुत शानदार पहल की है, बहुत अच्छा बैटिंग भी की है पार्टी के लिए, बहुत शानदार, डाइवर्ट ही कर दिया पूरा। मतलब हम बात कर रहे थे कांग्रेस के अंदरूनी संकट और इंडी गठबंधन की, अजय जी पूरा डाइवर्ट कर नहीं, बहुत शानदार अजय जी ने किया और मैं ध्यान से सुन रहा था। अजय जी, मुझे जहां तक ये जो कल की जो बैठक थी कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में, एक ये भी उसके बाद आया है कि आपकी अंतिम नवंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक बड़ी रैली भी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के और लोगों को बुलाया जाएगा और वो एसआईआर के खिलाफ में एक रैली होगी। जी, बिहार के एसआईआर ने जो आपको सबक दिया, बिहार के लोगों ने जो आपको दिखाया, मुझे नहीं लगता है कि समीक्षा बैठक में इसकी कोई चर्चा हुई कि इस देश की जनता को आपके एसआईआर और आपके नैरेटिव से कोई लेना देना नहीं है। और बिहार ने आपको ये दिखा दिया कि आपने अपना समय खराब किया है वहां, और सिर्फ जो है 6 सीटें आपको देके ये भी बता दिया कि कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। जी, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बात आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये बात सामना के एडिटोरियल में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कि वो मान रहे हैं कि हमने बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ ये गठबंधन बनाया था। तो ये गठबंधन की सूचिता आप देखिए कि पूरे देश के जो पार्टियां हैं, महत्वाकांक्षी पार्टियों का, ये उनका था कि बीजेपी को रोको और इंडी गठबंधन बना लो। तो ये केरल में क्यों नहीं इंडी गठबंधन है? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गठबंधन है? अभी आप तमिलनाडु में एक और विजय को लेके आप अपना नया गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं आज महाराष्ट्र के इस मुंबई के नगरपालिका के महानगर पालिका इलेक्शन में, तो वही अपॉर्चुनिटी तो थे यहाँ पे, इसको अखिलेश जी को भी देखना है। बिल्कुल, तो अखिलेश जी की तरफ से, सपा की तरफ से मांग हुई है कि इंडी गठबंधन के नेता को पर फिर से विचार करना होगा। बिल्कुल, तो अगर राहुल गांधी नेता नहीं होंगे तो आप ये बताइए कि इस रीजनल पार्टी में कोई इंडी गठबंधन का नेता होगा या फिर राहुल गांधी के नेता के रूप में ही इंडी गठबंधन स्वीकार है? बिल्कुल, क्या स्वीकार है आपका? अजय जी, सीधा जवाब, क्या आगे कंटिन्यू करेंगे क्या इंडी गठबंधन को, या महाराष्ट्र से आप संकेत दे रहे हैं कि नहीं भाई अब हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं, छोड़ो अब? हमारे यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, हम कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत है, हमारे यहाँ अधिनायक ज्यादा है। सर, दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीजें, अब आप बीच में रनिंग कमेंट्री के लिए विनोद जी आ जाते हैं तो मैं नहीं, खाली उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ज्यादा डेमोक्रेसी, ज्यादा है सर, कुछ ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं। तो देखिए, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर ये लगेगा कि कोई चीज है, हम लोग अड़िग नहीं है कि साहब हमारे अपने अध्यक्ष, हमने दलित को अध्यक्ष बनाया, खड़गे साहब को, राहुल जी हमारे नेता हैं, लोग हैं, वो चीजें हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम देश को सुरक्षित हाथों में चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि देश में बोला कुछ जाए, हो कुछ, निकले कुछ और दिखे कुछ। और दूसरा एक शेर और सुन लीजिए साहब, कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो कांग्रेस आईना है, लोगों का चेहरों का दाग दिखाएगा। मनीष जी जरा ये बताइए कि अगर मान लीजिए इंडी गठबंधन अगर बिखरती है तो क्या कुछ दलों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे क्या? ये भी रणनीति जरा बताते जाइए। 47 तो पहले से ही है, 47 नहीं 47 है तो आज राज भी तो कर रहे हैं ना। आज जनता के दिलों में बसे हुए भी तो हैं। भाई चुनाव आयोग की और ज्ञानेश कुमार जी की। चलिए, आपको भी बोलने दीजिए, रखिए, आपको मुबारक हो
ये खुशफहमी जो है ना वो आपको मुबारक हो। और आप बंगाल में भी आप वैसे ही कुचले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई कहना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की कहानी अलग है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जिसका लीडरशिप ही भोथर हो जाए, जिसको भोथर कहते हैं ना, जिसका लीडरशिप ही, अब तो ये स्थिति हो गई है कि मुझे तो लगता है विनोद जी कहीं कांग्रेस में ही टूटना पड़ जाए। ये लगातार लॉन्चिंग पैड जो है वो जो फेल हो रहा है जिस प्रकार से, और मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा बैठक में अपने नेता को ही मुझे तो लगता है नहीं मनीष जी, अंदर तो कारण पहचान रहे, तभी तो 43 लोगों को नोटिस दिया है। अंदर तो कारण पहचान रहे, काम कर भी लेके ऊपर में SIR, अभी क्या ज्ञानेश कुमार जी का नाम ले रहे थे चुनाव आयोग का। शुक्रिया फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, अजय जी और विनोद जी, आपका भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज है कि लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। NIA ने इन 4 आरोपियों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आप जैसा जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच NIA को सौंपी थी। तो लाल किला ब्लास्ट मामले में यह बड़ी कार्रवाई, ब्रेकिंग न्यूज कि 4 और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि जिस तरह से इसमें जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसमें और भी लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है और उन लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये जो 4 आरोपियों को लिया गया है गिरफ्त में, ये श्रीनगर से लिया गया है। इसमें देखिए कुछ नाम जो हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये इन लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल 6 लोगों की ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA के द्वारा। और जिस तरह से NIA इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA की बहुत बड़ी कार्रवाई, 4 और मुख्य आरोपियों को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है और इन 4 आरोपियों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। और इन 4 को मिला करके अब तक कुल 6 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी और जो पूछताछ की गई है वो तो अलग से है, लेकिन ये जो 6 मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, जिस तरह से लाल किला में ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख की शाम को, तो ब्रेकिंग न्यूज में है कि 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। NIA ने कुल मिलाकर के 6 लोगों को गिरफ्त में लिया है अभी तक, जो मुख्य आरोपी हैं। तो बड़ी कार्रवाई NIA की। इस समय का यह ब्रेकिंग न्यूज कि NIA ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज कि NIA ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको इस समय का दे देते हैं। ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। और ये चार्जशीट क्या है? डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये चार्जशीट फाइल की गई है। ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और इसी मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था इसी साल ED के द्वारा और अब चार्जशीट फाइल कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इससे रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब औपचारिक तौर पर जब चार्जशीट फाइल की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पर यह चार्जशीट फाइल की गई है।
और इसी साल जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी, उनके बयान लिए गए थे और उसके बाद जुलाई में रिकॉर्ड किए गए बयान के बाद ईडी ने अब ये औपचारिक तौर पर चार्जशीट फाइल कर दी है। रॉल्स एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की है। तो ये इस समय की एक और ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे चलकर के इस मामले में जो अदालती कार्रवाई होगी उससे रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। नीरज, बताइए कि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कुछ इसके हाइलाइट्स हैं, क्या बड़ी बातें हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में जब संजय भंडारी है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब छापा मारा गया था तो उसमें कई तरह के दस्तावेज इनकम टैक्स को बरामद हुए थे। जिस दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र था कि लंदन में कुछ प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं और उन प्रॉपर्टियों को इनडायरेक्ट तरीके से वो रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी थी और उन प्रॉपर्टियों में काम कराने के लिए एक तरीके से जो भंडारी है, खासतौर से जो हथियारों का डीलर है, उसको रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से अनुमति दी गई थी कि उन संपत्तियों में काम किया जाए। लंदन में ये संपत्तियां थी। इसको लेकर जो प्रवर्तन निदेशालय है वो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी करता रहा है। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए। बेनामी संपत्ति का ये मामला था और ईडी ने जब उनसे पूछा कि आखिर जब ये संपत्तियां उनकी नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने उन संपत्तियों में निर्माण करवाने के लिए संजय भंडारी को एक तरीके से अनुमति दी थी, क्योंकि संजय भंडारी को एक मेल गया था और उनसे कहा गया था कि लंदन की इन जो संपत्तियां हैं इनमें काम कराया जाए। उसके बाद लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा लगातार इस बात से इनकार करते रहे। अब ईडी ने बाकायदा जो चार्जशीट है वो दायर की है कोर्ट में और ये आरोप लगाया है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बनता है। उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं उसकी जानकारी ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है और ना ही उन संपत्तियों का जो सोर्स है वो बताया है। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई लालचंद जी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी चाहे हरियाणा में जो लैंड डील का मामला हो उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ हुई है। स्काई इनकी जो कंपनी थी स्काई लाइट, उसको लेकर के किस तरीके से हरियाणा में जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदी गई और करोड़ों के भाव उन जमीनों को बेचा गया, उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार पूछताछ की है। अब आरोप पत्र दाखिल करके ये स्पष्ट कर दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है और उनको ये बताना होगा कि जो संपत्तियां उन्होंने लंदन में इनडायरेक्ट तरीके से खरीदी हैं उनका सोर्स क्या है और वो पैसा कहां से आया है। अब निश्चित तौर पर कोर्ट तमाम सबूतों का और जो ईडी ने जो पेश किया है चार्जशीट उसका संज्ञान लेगा और उसके बाद इस मामले की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इस मामले की कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी, राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है नीरज, आगे चल करके इसकी सुनवाई क्या जल्द हो सकती है? क्या इसमें जल्द ही कुछ ना कुछ होता हुआ दिख सकता है और किस तरह से इसकी अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्या इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है क्या? देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा को अब कोर्ट का एक तरीके से जो सामना है वो लाल जी करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जशीट ईडी ने फाइल कर दी है। अब कोर्ट के सामने जो तमाम तथ्य हैं वो ईडी सिलसिलेवार तरीके से रखेगी। जो चार्जशीट में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके साथ में जो एविडेंस है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा के जो वकील हैं उन एविडेंसों के आधार पर अपनी जो जरह है वो करेंगे। अब निर्णय अदालत को करना होगा, अदालत को देखना होगा कि ईडी ने जो तमाम जो तथ्य, तमाम जो सबूत चार्जशीट के माध्यम से अदालत में पेश किए हैं उनके साथ साथ वो किस तरह के एविडेंस वहाँ पर दे पाती है। और अगर जैसा कि ईडी के जो तमाम अधिकारी ये बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ काफ़ी ठोस सबूत हैं और उन्हीं के आधार पर ये चार्जशीट तैयार की है, तो आने वाले समय में कोर्ट संज्ञान लेगा और रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। बिल्कुल, इस मामले पर आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे नीरज। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े थे और ब्रेकिंग न्यूज पर जानकारी दे रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।